जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। नमस्कार मित्रों, आज हमारे इस पटल पर आदरणीय प्रदीप मिश्र जी हमारे विशेष आमंत्रण पर अपना गीतों भरा कार्यक्रम लेकर के पधारे हैं और हम इनके गीतों के साथ साथ इनका साक्षात्कार भी करेंगे। हम जानेंगे कि इनकी जीवन यात्रा, इनकी साहित्यिक यात्रा, शिक्षा यात्रा और पारिवारिक यात्रा कैसे अब तक गुजरी, कैसे जो है इन्होंने उसको कठिनाइयाँ आई उनको दूर किया और कैसे आप इतनी लंबी यात्रा करके इस मंजिल तक पहुंचे। मित्रों, हम गीत तो इनके हमेशा सुनते हैं, किसी न किसी पटल पर आप उपस्थित रहते ही रहते हैं, लेकिन ये विशेष कार्यक्रम हमने एक ऐसा कार्यक्रम रचा है, बसाया है कि इसमें हम रचनाकार की, साहित्यकार की मन की बात भी सुन सकें, अपनी बात भी कह सकें। गीत हम कम सुनेंगे, बातें ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब हम रचनाकारों से, साहित्यकारों से बातें करें। वरना गीत गाते हैं, चले जाते हैं, अपनी कविताएं सुनाते हैं और कार्यक्रम संपूर्ण हो जाता है, इतना ही समय मिल पाता है। लेकिन इस कार्यक्रम में हमने पूरा 1 घंटा 60 मिनट तय किया है और 60 मिनट में बहुत सी बातें हम चाहेंगे कि इनसे करें। इनकी मन की बातें जो इन्होंने आज तक छिपा के रखी है, उनका भी मैं प्रयास करूंगा कि हम ये हमारे साथ बांटें, हमारे दर्शकों के साथ बांटें, मैं प्रयास करूंगा। तो प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पटल पर। बहुत बहुत आपका आभार है कि आप पधारे। मंच को नमन डॉक्टर साहब, साहित्यिक मंच को नमन और साहित्य सागर में उपस्थित होकर गोते लगाने के लिए हम तैयार हैं। हमारे साधुवाद आपका। आप जो है आभार स्वीकार कीजिए, स्वागत स्वीकार कीजिए। और अब हम इस काव्य यात्रा को, साक्षात्कार यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी मीठी वाणी से, मधुर वाणी से, मधुर शब्दों से माँ शारदा को पटल पर विराजित करें। तो इस कार्यक्रम को माँ शारदा की कृपा से हम आगे बढ़ाएं। जी, तो सबसे पहले माँ शारदा का आवाहन करते हैं, माँ शारदा का वंदन करते हैं। वीणा वादिनी हंस वाहिनी चंद्र वदने जय माँ। वीणा वादिनी हंस वाहिनी विद्यावाणी की अधिष्ठात्री माँ शारदे हमें वर दो। विद्यावाणी की अधिष्ठात्री माँ शारदे हमें वर दो।
शब्द चयन कर सके हम माते, और उन शब्दों को स्वर दो, और उन शब्दों को स्वर दो। ब्रह्मदेव की मानस पुत्री वाघेश्वरी जय मां, चंद्रवदनी जय मां, और श्वेत पद्म आसीन स्वरों की देवी तुम्हें नमन मेरा। श्वेत पद्म आसीन स्वरों की देवी तुम्हें नमन मेरा। वैभवशालिनी सद्गुण दायिनी स्वीकारो वंदन मेरा, स्वीकारो वंदन मेरा। मोह तिमिर हर ज्ञान चक्षु भर दो, भारती जय मां, चंद्रवदनी जय मां, वाघेश्वरी जय मां। मां बहुत शारदे सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत को सुंदर। नमन। आसन पे विराजित हो और हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। तो मित्रों, जैसा मैंने बताया कि आज पटल पर हमारे साथ में प्रदीप कुमार जी मिश्र अजनबी पधारे हैं। मैं इनका थोड़ा परिचय आप लोगों को दे दूं। वैसे तो इनके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई मोहताज नहीं है कि हम इनका परिचय कराएं, क्योंकि सितारों का कोई परिचय नहीं किया जाता, कराया जाता। सितारे तो खुद ही दमकते सितारे होते हैं, लेकिन एक परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह करना पड़ता है। तो आप प्रदीप कुमार मिश्र मृगांक अजनबी, ये मृगांक अजनबी कहाँ से लगा ये हम इनसे बाद में बात करेंगे, जब साक्षात्कार करेंगे। तो आपका जन्म जो है 18 मई 1958 को तहसील अतरौली, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। और आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो राजस्थान में हुई। मैं राजस्थानी हूं, इसलिए मुझे गर्व है कि आपकी प्राथमिक शिक्षा राजस्थान से हुई है। बहुत बहुत भाग्यशाली है राजस्थान, जिसने आप जैसे साहित्यकारों को प्रारंभिक गढ़ा। उसके पश्चात आपकी माध्यमिक शिक्षा मेरठ में हुई और स्नातकोत्तर आपका औरंगाबाद, महाराष्ट्र में हुई। इससे ज्ञात होता है कि आपके पेरेंट्स जो थे, आपके पिताजी जो थे, वो सरकारी नौकर थे, सरकारी सेवाओं में थे, और उनके तबादले के हिसाब से आपको भी उनके साथ साथ जाना पड़ता था। तो मित्रों, आपका जो छात्र जीवन था वो राजनीति से भी भरा हुआ था, सामाजिक गतिविधियों में भी आप संलग्न रहते थे। आदिवासी कल्याण कार्यक्रम लगभग 2 वर्ष तक मणिपुर, उत्तर प्रदेश में आप कार्यरत रहे। सेवानिवृत्त प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा में आप अच्छी एक पद पर थे। और 1976 से सतत स्वतंत्र सुखाय लेखन में आप जो है लीन हो गए। ये शौक तो आपका मुझे लगता है कि छात्र जीवन से ही था, लेकिन पूर्ण आजादी आपको लिखने की सेवानिवृत्ति के बाद ही मिल सकी है। तो मित्रों, जी, भाव प्रभावित उद्देश्य होते रहते हैं मेरे मन की सरी धारा में, मेरी लेखनी की शाही से कोई कविता बन जाती है। ये आपका मुख्य लेखन है, मुख्य आपका वचन है, मुख्य आपका एक शब्द है।
तो लेखन कार्य काव्य लेखन मुख्यतः गीत और गजल तथा सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों पर स्वतंत्र आलेख और वीडियो द्वारा विचार की अभिव्यक्ति आप करते रहते हैं। साझा संकलन, सुकवि शतक, कवितावली और काव्य सृजन, वैष्णवी साहित्य द्वीप श्रृंखला, काव्य सुगंधा प्रकाशन माला, ये आपके प्रकाशन हैं। और संपादन जो आपने किए हैं वो भावगुच्छ में किया है और अनेक विशेषांक आपके प्रसारित हुए हैं। अनेक मंचीय काव्य पाठ में आप सम्मानित हो चुके हैं। और अब आपके जो इस समय प्रकाशाधीन काव्य संग्रह हैं वो हैं ख्यालों के परिंदे, अनगाए स्वर, मेरा गीत लोक और जज्बात के पंछी। ये आपके कुछ ग्रंथ हैं, मैं ग्रंथ ही कहूंगा, जो कि प्रकाशाधीन हैं और कुछ दिनों में ही हम लोगों के सामने वो प्रकाशित होकर के हम लोगों के सामने हमारे हाथों में आएंगे। तो आदरणीय, पहला मेरा प्रश्न यही है कि आपको जो उपनाम मिला मृगांक अजनबी, ये कहीं से प्राप्त हुआ या आपने और कवियों की देखे देख नाम लगा लिया, या ये भी कहीं उपहार से मिला? हम दर्शकों से नहीं, क्या था डॉक्टर साहब, जिस समय, अब आपको थोड़ा सा इसके विषय में सत्य वर्णित करें, जो सामान्यतः है कहने से बचा जाता है, लेकिन अब आप जयपुर की धरती का आपने जिक्र किया, हम आप एक जगह की प्रारंभिक शिक्षा वाले हैं, तो भाइयों से कहते हैं अपनों से, डॉक्टर से सच नहीं छिपाना चाहिए। तो सच ये है कि हमारे समय में, आप भी उसी वय में हैं, लेकिन क्या होता था, बड़े लोगों का ये लेखन में, शायरी कविता में जाना, उनको वो ये मानते थे कि ये पढ़ाई से ध्यान भटक रहा है। और मेरे पिताजी प्राध्यापक थे और मेरी माताजी प्रधानाचार्या थी, तो दोनों ही स्थितियां बड़ी नाजुक थी मेरे खिलाफ। मैं तो खिलाफ ही कहूंगा आज। जब बच्चे थे तो हर चीज की बड़ी सख्ती रहती थी, और माताजी के विषय में तो पिताजी गणित के प्राध्यापक थे, तो वो नियंत्रण बहुत अच्छा रखते थे। और माताजी अजमेर मेयो कॉलेज की सन 54 की ग्रेजुएट थी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से। मेरे नाना जी वेस्टर्न रेलवे में अकाउंट्स में थे, वो वहीं पे थे, बाद में जयपुर भी रहे वो, तो उस वजह से वो वहां की पढ़ी हुई थी, तो बचपन से हमें छूट नहीं थी। प्रारंभिक कक्षाओं में भी मात्राओं की गलतियों की, बोलने की भी छूट नहीं थी, लिखने की भी छूट नहीं थी। तो अब उनके डर से बचते हुए हमने जब लेखन शुरू किया छात्र जीवन में, माध्यमिक शिक्षा के समय पे के बाद और समय पे, तो बचते हुए हम छत पे लिखा करते थे। रात को जब सो जाते थे और हम ऊपर चले जाते थे, जो मन में आता था वो लिखते थे। तो ये मृगांक तो वहां से हुआ, मन में आया और हमने रख लिया, चांद को पकड़ के हम बैठ गए। और उसके साथ ये अजनबी शब्द हम जाना भी शुरू कर दिया लोगों के पास। हमारे यहाँ मेरठ में एक बहुत प्रमुख महाकाव्य लिखने वाले गीतकार थे, वैद्य ताराचंद जी हारीत, तो कभी कभी उनके पास जाया करते थे। अब पिताजी का और माताजी का दोनों का विद्यालय सर्कल वो इतना बड़ा प्रभाव क्षेत्र था कि हम स्कूल से घर आते हुए गली भी नहीं बदल सकते थे। हम दूसरी गली से अगर घर आ जाएं तो शाम को हमसे बाद में पिताजी आते थे और वो ये पूछते थे, बेटा उधर क्या करने गए थे। उनके इतने संपर्क थे, तो उनसे बचने के लिए ये नाम रखा मृगांक अजनबी बिल्कुल अजीब हो गया। उनके हाथ नहीं लगा और धीरे धीरे वो चल गया। साथ के लोगों ने तारीफ कर दी, लिखा गया और चल गया। ऐसे करके हमने वो अपनाया। आदरणीय, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, हम उनका स्वागत जी, कर दें। उनका स्वागत, सभी आगंतुकों का और मनीषियों का स्वागत आप कर दीजिए नाम लेके। हमारे साथ चंदन सिंह जी बिष्ट जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है चंदन सिंह जी, बहुत बहुत आपका आभार, आप अपना समय निकाल करके पधारे। और गणेश प्रसाद जी गौतम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, चंदन सिंह जी प्रणाम कर रहे हैं, दोनों को ही, आपको भी और मुझे नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और हमारे साथ में एक बहुत बड़े साहित्यकार मास्टर रामजी लाल जी वर्मा, जिनका चैनल भी चलता है, हमारे वर्मा साथ जी को जुड़े हैं। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका रामजी लाल जी। आपका बड़ा स्नेह बना रहता है इन तीनों का ही। जब भी कार्यक्रम होता है आप अवश्य पधारते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन आप आते अवश्य हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। तो आदरणीय, आपको ये जो आप बता रहे हैं शौक, ये प्राइमरी से तो नहीं लगा होगा, मिडिल क्लास में जाके लगा होगा? ये लगा डॉक्टर साहब 74 में। हमने 74 में 12वीं की परीक्षा दी थी, और परीक्षा देने के बाद, पास होने के बाद बीएससी में एडमिशन हुआ। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, मेरठ यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम हुआ करता था तब, 4 सेमेस्टर का होता था ग्रेजुएशन। तो फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स का पेपर देने गए थे। फिजिक्स का पेपर देते हुए जल्दी खत्म हो गया, और हमने अपने कक्षा अध्यापक से कहा, मैंने कहा हम जा रहे हैं, ये ले लो। तो हमें अपने परिवार के शिक्षा क्षेत्र में होने का ये नुकसान हुआ करता था कि कोई भी विद्यालय में जहां हम हैं वो हमें धमका लिया करता था। बोले अच्छा जल्दी जाके क्या करना है तेरे, मतलब ये मेरठ की लैंग्वेज में दोहरा रहा हूँ, अच्छा तेरा अपने बाप के रौब में होगा। अब वो हम बैठ गए, 1 घंटा हमें समय था। वहां बैठे बैठे कुछ लिखा गया, हमें नहीं मालूम क्या लिखा गया। और वो पेपर हमने बाद में 2-4 बार और चीजें कुछ लिखी, और कुछ साथ के लोगों को, 1-2 लोगों को दिखाया, तो हमें ये कहा गया कि भाई इसे ढंग से लिख लो तो ये कविता हो सकती है। और वहां से प्रयास शुरू हो गए, और सन 76 से वो निरंतर लेखन शुरू हो गया। यहाँ एक विशेष बात और मैं आपको संदर्भित करना चाहूंगा कि जब लिखते लिखते पता नहीं कहां से, या तो हमारे घर में बाबा और हमारे नाना जी दोनों उर्दू के शब्द ज्यादा इस्तेमाल करते थे उस जमाने में। मेरे उर्दू चलती। नाना जी वहां थे रेलवे में, और मेरे बाबा हैं वो तहसीलदार थे इधर तमाम खुर्जा, अलीगढ़, अतरौली, इस क्षेत्र में देहरादून तक वो रहे थे। उर्दू के शब्द ज्यादा इस्तेमाल होते थे, पता नहीं कैसे। तो एक बार कुछ चीज, राजभाषा जो थी उर्दू थी उस समय। हाँ जी, तो वो कुछ राजभाषा। चीजें लेकर, मैं, हमारे एक मित्र थे उनसे मैंने कहा यार संभव हो तो हमें इनसे मिलवा दो। उनके घर के पड़ोस में मेरठ कॉलेज के एक, आप, मैं अभी नाम लूंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे एक नाम से मैं प्रारंभ में 2-4 बार मिला, और मैं तो कहूँ डांट ही खाई, जो उन्होंने गलतियां बता ली डांट खाई। तो डॉक्टर बशीर बदर मेरठ कॉलेज में प्राध्यापक थे, और पिताजी के मित्र थे, उनके घर के पड़ोस में शास्त्री नगर में रहते थे। उनका बेटा मेरा मित्र था, तो हम चोरी से उनके पास गए। हमने कहा जी ये जरा बता देंगे क्या लिखा है। तो उन्होंने पढ़ा, देखा, ध्यान से हमें देखा, 2-4 बातें कही, और बोले बेटा इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, और ऐसे नहीं ऐसे, जो प्रारंभिक बातें थी, तो ये तो गजल हो जाएगी। बस वो शौक लग गया, और वहां से हम 76 से निरंतर डायरियां भरते आ रहे हैं। वाह, बहुत खूब। तो आदरणीय, अब एक आपकी रचना हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, श्रोताओं के लिए हो जाए, जो हमारे चाहने वाले पटल के उस ओर। आप, मैं पहले उसी तरह की एक सुनाता हूं जो प्रारंभिक गजल वाली थी। मैं गीत और गजल दोनों लिखी हैं, तो 4 पंक्तियां डॉक्टर आपके सामने रखता हूं। डॉक्टर है हालांकि कैलाश ये शर्मा नई। जी, डॉक्टर जी, कैलाश शर्मा जी गोविंद हमारे साथ जुड़े हैं। वो अरे वाह, आपको जयपुर नमस्कार से कर हैं। रहे हैं। नमस्कार प्रदीप जी। जी, जय सीकर से हैं डॉक्टर साहब, ये यहीं पड़ोस से। हाँ हाँ, वाह साहब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बहुत स्वागत कैलाश जी। तो उसी, वो चीजें लिखते हुए थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, तो एक 4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूं कि छोड़कर हम आ गए हैं जब से घर सूने हुए, छोड़कर हम आ गए हैं जब से घर सूने हुए, और उड़ गए सारे परिंदे और शजर सूने हुए। ओहो, छोड़कर हम आ गए हैं जब से घर सूने हुए, उड़ गए सारे परिंदे और शजर सूने हुए। और गांव, ये गांव का जिक्र था, शहर में भी क्या मिला वो देखिए कि इस कदर मसरूफ है खुद में यहाँ दानिशमंद सब,
इस कदर मसरूफ खुद में है ये दानिशमंद सब कि भीड़ है बेइंतहा लेकिन शहर सूने हुए, भीड़ है बेइंतहा क्या लेकिन शहर सूने हुए। इन बड़े शहरों में वो अपनापन कहीं नहीं है, सब मिलते जुलते हैं, दुआ सलाम, फिर हैं अकेले के अकेले हम लोग। ये 4 पंक्तियां थी उसी तरह के टोन में। और एक 4 पंक्तियां और एक कथा और आपको देता हूं कि मुस्तकबिल में राह बनाना मुश्किल होता है। ये ख्याल आते हैं, ख्याल लिखे जाते हैं, तो उसी दौर का एक ख्याल है कि मुस्तकबिल में राह बनाना मुश्किल होता है और माजी के अक्स छुपाना मुश्किल होता है। ये 2 बड़े मुश्किल काम है, बड़ी हिम्मत वाले लोग कर पाते हैं। और माजी के अक्स छुपाना मुश्किल होता है, दिल को तो समझा लेते हैं किसी बहाने से, दिल को तो समझा लेते हैं किसी बहाने से, लेकिन आंखों को समझाना मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, लेकिन क्या बात आंखों को समझाना मुश्किल होता है। और आपसे माफी मांगते हुए 4 पंक्तियां और दूंगा, गजल आगे दूसरी बार में अगले राउंड में सुना दूंगा। ये आदमी की हिम्मत, मेरा मानना है ये हिम्मत होनी चाहिए। और ये मेरा पसंदीदा कथा है जो मेरे कमरे की दीवार पे लगातार लिखा हुआ रहता है। एक भाई दुष्यंत का शेर है, वो लगातार लिखा रहता है कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी फिर दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और एक मेरा अपना कथा है जो लगातार रहता है कि हम परिंदे हैं, उड़े हैं आंधियों से बेखबर, ताब कम हो पर हमारा हौसला कमतर नहीं। कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि ताब कम हो पर हमारा हौसला कमतर नहीं। बस करम फरमा रहे तू आसमां वाले, अगर किसी की जरूरत नहीं है जिंदगी में, बस करम फरमा रहे तू आसमां वाले अगर, तो मंजिलें कोई भी हो हमको किसी का डर नहीं, मंजिलें कोई भी हो हमको किसी का डर नहीं। ये लिखने शुरू किए थे, ऐसे धीरे धीरे गजलों की तरफ चले गए, फिर मुक्तक सुनाएंगे अगले राउंड में, तो गीत भी बताएंगे क्या लिखे गए। अमन चाप हमारे साथ संभालें, सर प्रारंभिक चीजें थी। गिरीश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका वाह बहुत बहुत पंडित जी, स्वागत है बहुत बहुत गिरीश जी, स्वागत, बहुत बहुत बनारस की बहुत बहुत धरती को आपका, नमन। वाह, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत आभार है, आप पटल पर आए, हमारा हौसला प्रमोद बुलंद किया तिवारी जी आपने। भी हैं, नमन। हाँ, प्रमोद तिवारी जी भी हैं साहब, ये बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूब। गणेश पांडे जी भी वाह वाह कर रहे हैं आपकी तारीफ, आपके गजल को सुन करके, आपके लाइनों को सुन करके। डॉक्टर बहुत साहब ये सुंदर, सब साहित्यकार हैं, आप ही की तरह सब सहृदय साहित्यकार, हैं। सब ये नहीं साहित्यकार। देखते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तारीफ कर देते हैं। नहीं साहब, तारीफ जब करते हैं तो तारीफ लायक होता है तभी कोई तारीफ करते हैं, वरना वही तारीफ ऐसे नहीं की जाती सर। तो सर अब आपने बताया कि आपके परिवार में तो कोई साहित्यकार था नहीं, जी, गीतकार थे नहीं, तो हम तो ये मानेंगे कि ये जो आपको प्रभु माँ सरस्वती की इनायत ही है, उनकी कृपा ही है जो आपको, ये आपको उनकी कृपा हाँ, से, निश्चित रूप से आपने बहुत आपको, अच्छे शब्दों में कहा। हम सामान्य शब्दों में कहते हैं कि ये बीमारी किसी के आसपास वाले से छूत की बीमारी लग गई। तो ये माँ सरस्वती की कृपा से आप पर उनकी कृपा बरसी, और निश्चित आप रूप जो से। है आपने शब्दों को किताबों पर डायरी में ढालते गए, और वो रचनाएं बनती गई, और उनसे सारी दुनिया, सब जिसने भी प्रभु सुना की। उनका हृदय प्रसन्न होता जी हाँ, गया, वो सब दाद जी देते हाँ। गए। तो आदरणीय, फिर आपने जब ये लिखना शुरू किया तो आपके घर वालों को कब मालूम हुआ? डॉक्टर साहब बीच बीच में पहले तो लिखना शुरू हुआ तो जानकारी नहीं आई, लेकिन जब हम में ये उत्सुकता हुई कि हम कुछ लोगों से मिलने जिनके नाम सुनते थे, और हम मिलने चले गए, तो उनमें से किसी ने बता दिया, फिर घर आके पिटाई हुई। 2-4 बार लिखने के ऊपर पिटाई भी हुई, ऐसा नहीं है नहीं हुई, तब प्रारंभिक दिन थे। और पर धीरे धीरे ये शहर में चर्चा हो गया कि ये लड़का गड़बड़ करता है, लिखता है, डायरियां भरता है। और अति थी डॉक्टर साहब कि उस समय पिताजी का एक दिन क्रोध उस हद तक भी आ गया था
कि हमारी जो शुरू की कुछ रचनाएं थी, वो डायरी तो उनके हाथ हमने नहीं आने दी पहली वाली, लेकिन कुछ कागज पे लिखा हुआ सामान उनके हाथ आ गया। वो उन्होंने हमें हमारी पूजा आरती भी की और उसका भी काम कर दिया, अब क्या कहें। लेकिन हम ये नहीं कहते उन्होंने कुछ किया, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि सभी बड़े ये चाहते थे कि बच्चे पढ़े लिखें और अच्छी तरफ कहीं निकल जाएं। वो दिन हुआ करते थे जब ये कहा जाता था कि भाई ये कवि शायर जो है ये पेट भरने लायक भी इनके पास कुछ नहीं होता, ऐसे तर्क दिए जाते। तो उनकी गलती नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे, हमारी भलाई के बारे में ही सोचते थे, लेकिन ऐसा भी हुआ। उस जमाने में होता भी ऐसा ही था कि साहित्यकार खाली साहित्य लिखता था, वही खाता था, वही साहित्य कोई खाता था, साहित्य कोई पीता था, साहित्य कोई पहनता था, और घर वाले जो है साहित्य को रोते भी थे। हाँ जी, हाँ जी। तो आदरणीय, फिर आपका ये पहली कविता आपने कहाँ पढ़कर सुनाई, मंच पर या इस कॉलेज में? लिखते लिखते डॉक्टर साहब, लिखते लिखते डॉक्टर साहब थोड़ा बढ़ते गए, लेखन चलता रहा। सार्वजनिक प्रदर्शन सबसे पहला वो तो हुआ था, मतलब वो उसे व्यक्तिगत ही कहें, लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शन था जो काव्य मंच नहीं था। हमारे एक मित्र थे, हमारे साथ मुरादाबाद में पढ़ते थे, उनका विवाह था। दिल्ली में शाहदरा में उनकी शादी हुई थी, मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। आजकल अब तो रिटायर हो गया वो दिनेश, देहरादून में उत्तराखंड में है शिक्षा विभाग में। तो उसकी शादी थी और उसकी शादी पे हमने सेहरा लिखा। उसकी शुरू की 2 लाइनें आपको बताते हैं, अब वैसे तो याद नहीं है, वो तो निकाला नहीं हमने, पर शुरू की 2 लाइनें हैं। बजे शादियाने और गूंजे तराने, मेरे यार की आज शादी रची है। ये शुरू की 2-4 लाइनें थी। बजे शादियाने और गूंजे तराने, मेरे यार की आज शादी लगी है, और वो हम रची है, और वो हम लिख के ले गए थे। तो वहां सबने मिलके, उनके परिवार वालों ने भी और साथ के यार दोस्तों ने भी हमें खड़ा कर दिया। वो पहला हमारा सार्वजनिक रूप से बोलना था। लेकिन मंचों पे जाना हमने प्रारंभ किया था सन 79 में। अच्छा। एमए इकोनॉमिक्स में मेरठ में एडमिशन लिया था, और तब वो थोड़ा सा स्थितियां बदल भी गई थी, और हम वो प्रारंभिक पिटाई के क्षेत्र से बाहर आ गए थे, सिर्फ डांट खाने वाले क्षेत्र में आ गए थे। तो धीरे से आंख बचा के निकल जाते थे। दौराला में कवि सम्मेलन था पहला, हमें अच्छी तरह याद है। ताराचंद जी हारीत वैद्य जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और डॉक्टर राम प्रकाश राकेश बड़े प्रसिद्ध कवि थे, डॉक्टर वीरेंद्र जी दीक्षित थे। इन लोगों के सानिध्य में पहली बार हमें वहां कहा गया था, अच्छा चल तू भी आके पढ़। तो वहां पे पहला गीत पढ़ा था। वो गजल नहीं थी वो डॉक्टर साहब, पहला गीत पढ़ा था हमने, पहली बार लिखा था। और हमें आज भी इस बात की मन में बहुत प्रसन्नता है कि इस गीत को सुनने के बाद डॉक्टर रामप्रकाश राकेश ने और वैद्य जी ने ये कहा था कि अगर ऐसा लिख सकता है तो लिखते रहना, वरना छोड़ दे। ये शब्द हमारे कानों में आज भी मौजूद है। आपको अगर मान लो वो कविता याद हो या उसे कुछ चंद लाइनें याद हो, तो कृपया हमारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर साहब 1 मिनट लगाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो सुनाता हूँ आपको। मैंने सोचा था जिक्र हो गया तो वो जरूरत पड़ सकती है। और ये जो मैंने नाम लिया ना डॉक्टर साहब, वैद्य ताराचंद जी हारीत, ये नाम ऐसा नाम है मेरठ का कि आज की डेट में भी एक बहुत प्रसिद्ध मेरठ के राष्ट्रीय या कहूं या अंतरराष्ट्रीय कवि हैं डॉक्टर हरिओम पंवार। ये हमसे उम्र में कुछ बड़े हैं। ये भी वहां डॉक्टर उनके वैद्य ताराचंद हारीत जी के प्रारंभिक शिष्यों में से हैं। हम और छोटे थे, वहां बैठा करते थे, और गांव में जब चाय तो नहीं मिलती थी, दूध मिलता था और कुछ खाने को भी मिलता था, और बैठ के उन्होंने एक दमयंती महाकाव्य लिखा था वैद्य जी ने। वो आज भी बहुत प्रसिद्ध है, कहीं मिला तो मैं आपको पढ़वाऊंगा भी। तो डॉक्टर साहब वो प्रारंभिक जो गीत था, प्रारंभिक तो नहीं कहूंगा, काफी लिख लिए थे, लेकिन वो गीत आदरणीय, हम आपकी रचना सुने उससे पहले हमारे साथ में एक प्रसिद्ध भाई सतीश जी आ गए। भाई सतीश जी आए, बहुत बहुत स्वागत सतीश जी, नमस्कार, स्वागत है।
बहुत ही जो है नामी हस्ती हमारे साथ जुड़ी है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ पर आए और हमें आपको आने से हमारा हौसला बुलंद हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद लेखन आपका। लेखन का, वर्तमान लेखन का एक सशक्त हस्ताक्षर, और अगर सशक्त मेरठ की हस्ताक्षर। भाषा में कहें तो एक धक्कड़ लेखक। बहुत सुंदर। तो सतीश हाँ सर। जी आप आए तो वो गीत आप सुने और बाद में टिप्पणी देके बताएं कि कुछ सार्थक था, मतलब लिखने में सही था या नहीं। तो डॉक्टर साहब वो गीत था, ये गीत लिखा हुआ भी देखिए, ये मैंने डायरी भी निकाली है, 78 का लिखा हुआ गीत है। स्वागत है। तो गीत की पंक्तियां हैं, बंद है प्रारंभिक। रात बीतने लगी दीप बुझ चला बेचारा, रात बीतने लगी दीप बुझ चला बेचारा, किंतु तुम नहीं आए क्यों क्या बात हो गई, किंतु तुम नहीं आए क्यों क्या बात हो गई। ये एक ऐसी नायिका का गीत है जो शाम को प्रतीक्षा करके दीपक जला के बैठी है और भोर तक कोई नहीं आया, बीच बीच क्या क्या मन में बातें आई, उसका गीत है। ये प्रारंभिक पंक्तियां थी, आप कहें तो एक दो बंद सुना दें इसके। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सुनना चाहेंगे। तो पहला बंद है कि बादल की धुंधलाहट में से जाते जाते ढलता सूरज झांक झांक कर देख रहा था। हम ज्यादा उसे नहीं गा रहे हैं, पंक्तियां सुना रहे हैं क्योंकि समय भी देखें। ढलता सूरज झांक झांक कर देख रहा था, सांझ शाखों पर फुदक फुदक कर उतर रही थी, नभहर मोती टाक टाक कर देख रहा था, नभहर मोती टाक टाक कर देख रहा था रक्तिम सौंदर्य लजाई संध्या का, था रक्तिम सौंदर्य लजाई संध्या का, किंतु तुम नहीं आए यूं ही रात हो गई, क्यों क्या बात हो गई। और एक बंद बीच में से दे रहा हूं आपको कि मन में जब प्रतीक्षा होती है तो क्या क्या आता है, हम मुंह से न बोलते हो लेकिन जानते हम सभी हैं कि धड़कन अब आशंकित होने लगी मेरी, धड़कन अब आशंकित होने लगी मेरी, खामोशी करती है संशय की सृष्टि, अजब विचार आ रहे हैं मन में मेरे, और ओस के साथ लगी जमने दृष्टि, कि व्याकुल होने लगा है मेरा अंतस्थल, व्याकुल होने लगा है मेरा अंतस्थल, किंतु तुम ना आए आशा कृशगात हो गई, क्यों क्या बात हो गई। और फिर दो तीन बंद छोड़ के एक अंतिम बंद कि दोष तुम, व्यक्ति कहाँ होता है, हम आप सब हैं, जब अपने वश से बाहर हो जाता है तो प्रभु को नमन करते हैं और स्वयं को दोषी मानने लगते हैं। तो अंतिम बंद है कि दोष तुम्हारा नहीं हमारा ही होगा कुछ, दोष तुम्हारा नहीं हमारा ही होगा कुछ, क्यों वरना क्यों होती अंतर में व्यथा व्रथा, और पुनः पुनः एक टीस सालती है आकर, पुनः पुनः एक टीस सालती है आकर, प्यार बन गया लगता है निर्जीव प्रथा। ये दोषारोपण बस कि प्यार बन गया लगता है निर्जीव प्रथा, और आज तुम्हारा वादा था विश्वास मृगांक, आज तुम्हारा वादा था विश्वास मृगांक, किंतु तुम नहीं आए कल की बात हो गई, किंतु तुम नहीं आए कल की बात हो गई, क्यों क्या बात हो गई। भोर से सुबह हो गई, अब तो बात पुरानी हो गई। ये गीत था, कुछ बंद इस गीत के। ये रचना जिसमें विरहिणी अपनी शिकायत भी कर रही है, जी नाराज भी हो रही है, चिंताग्रस्त भी हो रही है क्यों नहीं आए, और पश्चाताप भी कर रही है कि मैंने ऐसा क्यों कहा, और चिंताग्रस्त भी है कि ऐसा क्या हो गया जो अब तक वो नहीं आए, नहीं है। और फिर बाद में भूलने का प्रयास भी कर रहे हैं कि कल की बात हो गई। सारी भावनाओं का सम्मिश्रण है, उस तरह की सारी भावनाओं के सम्मिश्रण की कल्पना है। तो आदरणीय आपकी इस रचना को सुनकर के हमारे जो सुधी साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हैं वो तारीफ कर रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं लाजवाब,
सतीश मापतपुरी जी कह रहे हैं वाह वाह बेजोड़, बहुत उम्दा रचना आपने रची थी, बहुत ही भावपूर्ण रचना है। और अब आगे हम इस कार्य को चलाते हैं, बढ़ाते हैं इस जी यात्रा को। तो फिर आदरणीय जी, वहां स्वागत। से आपकी मंचीय काव्य यात्रा प्रारंभ हुई। इसकी खबर जब घर वालों को लगी होगी तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? जैसी होनी थी, बस क्योंकि थोड़े बड़े हो गए थे, स्नातकोत्तर की क्लासेस में भी थे और छात्र राजनीति से भी जुड़े हुए थे, तो शहर में तो वो जो एक शब्द होता था पिटाई होना, वो नहीं हुई थी। बाकी नाराजगी तो 2 दिन इतनी रही थी कि सच बताएं तो उस नाराजगी की इंतहा थी कि कह दिया गया था कोई इसे रोटी वोटी नहीं दी जाएगी। और 2 समय हमारी माता जी थी, हालांकि बहुत पढ़ी लिखी उस जमाने की। मैंने बताया था मेयो कॉलेज में थी, और मेयो कॉलेज का जो पहला एनसीसी कैडेट का बैच था महिलाओं का, वो उसकी मेंबर भी थी। तो सशक्त भी थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन फिर भी पिताजी के शब्दों का आदर अंत तक वो पूरी तरह करती थी। तो हमें 2 टाइम खाना नहीं मिला था। क्या बात। तो आदरणीय फिर पर फिर मंच मिल पे गया। जब आप प्रथम बार मंच पे गए और आपने कविता आपने सुनाई, गीत आपने सुनाया, और ऐसा गीत जो आपने यहाँ प्रस्तुत किया है, ये गीत जब लोगों ने सुना होगा तो अवश्य ही तालियों की गड़गड़ाहट से भी गूंज हुई होगी। उस वक्त ताली भी बजी थी। आपकी मन स्थिति क्या थी? हम इससे थोड़ा परिचय डॉक्टर साहब करना आयु चाहेंगे, में जानना छोटे चाहेंगे। थे तो ये लगने लगा, सच कहें तो पंख लगे से नजर आने लगे कि इसका मतलब हम भी हाँ, लिखने वाले हो गए। हम भी लिखने वाले हो गए, चाहे पाँव कांप लेकिन रहे होंगे। लेकिन वो भ्रांति थी, वो भ्रांति थी। धीरे धीरे लेखन के शब्द परिपक्वता। पर हाँ, ये जरूर हम अपनी माता जी को श्रेय देंगे कि शब्दों के चयन में, क्योंकि बचपन से उनके निर्देशन में थे, तो हमें कभी समस्या नहीं हुई कि हम लिखने में शब्दों के चयन में हमें परेशानी। शब्द बाकी भंडार तो खूब था चलते आपके चले पास। गए, चलते चले शब्द गए आगे। भंडार शब्द शब्द भंडार भंड खूब था वो आपके पास, वो मैं इसलिए वो परेशानी। मैं मान सकता हूं, और मैं उस पे दम्भ तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा गर्व कर सकता हमारे साथ आदरणीय रश्मि सक्सेना जी जुड़ी हूं। हैं। रश्मि जी आपका सक्सेना भी बहुत हैं, बहुत अरे वाह। स्वागत है बहन, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपका आभार है, आप आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और आप तारीफ के भी पुल बांध रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, बहुत खूब लिख रहे हैं। क्या कहना आपका, और आपने जो लिखा है क्या कहना हमारा, दोनों के लिए ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदरणीय आप गजल की बात कर रहे थे, अब मैं चाहूंगा कि आप गजल हमारे तो दर्शकों को सुनाएं। डॉक्टर साहब, हुआ ये कि ये दोनों विधाएं ही यहाँ निश्चित रूप से भाई सतीश जी की टिप्पणी अभी आई है। भाई मोहन सिंह जी कुशवाहा को डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब को एक नमस्कार। एक और सशस्त्र हस्ताक्षर हमारे साथ जुड़े हैं, जी बिल्कुल। साहित्यकारों के एक उज्जवल सिरमौर। सितारे जो बिल्कुल हमारे को बिल्कुल। आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदनीय। बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर। तो अभी सतीश जी की एक टिप्पणी थी बड़े भाई साहब की कि ये सब ईश्वरीय देन है। तो अब आके लगता है निश्चित रूप से ईश्वरीय देन है, क्योंकि पता नहीं किस तरह, हमें नहीं मालूम, लेकिन पता नहीं किस तरह हम एक ही समय पे दोनों विधाओं में निरंतर लिख रहे हैं। गीत भी लिखे जा रहे थे उन्हीं दिनों में, और उन्हीं दिनों में गजलें भी लिखी जा रही, और उनमें शब्दों का सम्मिश्रण नहीं था। ये बात हमें समझ में तो बाद में आई, कई साल बाद आई कि अरे ये दो अलग अलग चीजें लिखी गई, और हम लिखते रहे पता नहीं कैसे। यहाँ माँ शारदे को नमन, और आज आप सब बड़ों के सामने उपस्थित होना था, प्रबुद्ध लोगों के सामने, तो आप सबकी उन अनदेखी शुभकामनाओं को जो उस समय भी रही होंगी कहीं, उनको नमन कि वो कार्रवाई साथ साथ चलती रही, और हम उनसे मिलते भी रहे। एक छोटा सा अपने ऊपर वो कर लें, गर्व में अपने दंभ में थोड़ा सा वृद्धि कर लें कि हमें ऐसा सौभाग्य मिला डॉक्टर साहब कि सन 79 में ही
किसी कारणवश 78 के लास्ट में, 79 के शुरू में हम किसी कारणवश किन्हीं के साथ दिल्ली में आए हुए थे एंड्रूजगंज में, और उन्हें पता था कि हम लिखते हैं, तो वो हमें ले गए। और जब हमें ले जाके खड़ा किया तो पता लगा जिस दरवाजे पर हम खड़े थे वो साहित्य जगत का, उस समय लोग कुछ भी कहते हों, लेकिन आज की तारीख में भारतीय साहित्य जगत का एक हिमालयी नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। हमने उनके दर्शन भी किए, उनके पास भी बैठे और गए थे तो अपने लिखी हुई 1-2 पेज भी उन्हें दिखाए छोटे से, उनसे कुछ बातें सुनी भी, कुछ उन्होंने कहा वो सीखी भी। और जो अभी हम कह रहे थे हमारी कुछ चीजें नष्ट हो गई, तो उनके 1-2 पत्र भी थे, कोई किसी का लिफाफा है किसी का, लेकिन 2-3 साल वो हमें नववर्ष की शुभकामनाएं भी भेजते रहे। और डॉक्टर साहब की विशेषता थी, डॉक्टर बच्चन की, कि वो कोई भी टाइप्ड नहीं भेजते थे, सब उनके हस्तलिखित पत्र होते थे। हम पे उनका मेरे ख्याल से शायद वो शुभकामना संदेश, तो ये मेरे पे लिफाफा बाई चांस इस डायरी में रखा है, ये उसके ऊपर पता भी उन्हीं की हस्तलिपि में है, वो किसी से लिखवाते नहीं थे, ये उन्होंने कहा भी था, और मेरे पे वो 1-2 चीजें संरक्षित हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती नहीं और प्रभु की अनुकंपा बनी रही। तो आप कहें तो मैं उसी जमाने की लिखी हुई ये भी डायरी आप देखें, ये सन 79 की डायरी है, 6 जून 78 की लिखी हुई, 6 जून 78 की लिखी हुई एक गजल है, वो आपके सामने अभी रखता हूं, अगर आप अनुमति दें तो मैं वो गजल भी रखूं ताकि आप ये कह सकें कि नहीं वो चीज अच्छी थी और ये कम अच्छी थी। तो ये तब की लिखी है। और रश्मि जी पूछ रही हैं कि पेरेंट्स का रिएक्शन पहले यही होता था क्या? बिल्कुल बहन, हाँ, यही होता था। बिल्कुल रश्मि जी, यही होता था। इससे भी ज्यादा होता था। अगर माँ भगवती की, माँ शारदे की कृपा हमारे ऊपर नेपथ्य में नहीं रही होती तो शायद हम आज साहित्य या काव्य लेखन के क्षेत्र में नहीं होते। इस कदर दबाव हुआ करता था। डॉक्टर साहब शायद हमारी बात से थोड़े बहुत सहमत हों, भूतकाल की स्थितियों से, पता नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक 3-4 शेर एक मतले के साथ रखते हैं। ये उतना ही, जैसे वहां शब्द और भाषा अलग है उतने ही ये अलग होते थे, बहुत सारे हैं पर एक रख रहे हैं। एक तू ना हो वहां पर और एक मैखाना ना हो, एक तू ना हो वहां और एक मैखाना ना हो, शायद है तेरी गली में फिर मेरा आना ना हो। एक तू ना हो वहां पर एक मैखाना ना हो, शायद है तेरी गली में फिर मेरा आना ना हो। और जिंदगी के दर्द की रंगीनियां हैं खुशनुमा, जिंदगी के दर्द की रंगीनियां हैं खुशनुमा, प्यार के अंजाम का कोई भी अफसाना ना हो। अब प्यार का क्या अंजाम होगा जिक्र ही नहीं है, दर्द की रंगीनियां बड़े खूबसूरत हैं कि प्यार के अंजाम का कोई भी अफसाना ना हो, और हम वफा करते रहेंगे तुम जफा करते रहो। ये डॉक्टर साहब हिंदी में मृगांक था, उर्दू में अजनबी था, जो बाद में संयुक्त हो गया। तो हम वफा करते रहेंगे, ये पहले मक्ता आ गया, हम पहले एक शेर और देते हैं कि शम्मा तन्हा कब जली जलते हैं परवाने भी साथ, शम्मा तन्हा कब जली जलते हैं परवाने भी साथ, क्या करे जलकर शमा जब कोई परवाना ना हो, क्या करे जलकर शमा जब कोई परवाना ना हो। और यूं तो बैठे थे वो दर पे पर मुझे देखा नहीं, मैं गली से गुजरा तो दरवाजे पे बैठे थे, यूं तो बैठे थे वो दर पे पर मुझे देखा नहीं, लौट कर आया हूं फिर शायद है पहचाना ना हो, लौट कर आया हूं फिर शायद है पहचाना ना हो। और हम वफा करते रहेंगे तुम जफा करते रहो, हम वफा करते रहेंगे तुम जफा करते रहो, अजनबी क्या फायदा कल इसका शुक्राना ना हो। हम तुम्हारी बात काटें तुम हमारी बात काटो, जमाना बुरा कहेगा, अजनबी क्या फायदा कल इसका शुक्राना ना हो। तो अपने अपने कामों में लगे रहो, एक तू ना हो वहां पर एक मैं खाना ना हो, फिर मेरा तेरी गली में शायद है आना ना हो। ये उस समय की गजल है, एक और बीच में सुनाएंगे उसी दिनों सर,
सतीश मापतपुरी जी का एक कमेंट्स आया है कि साहित्यकार को बाहर तालियां मिलती थी बचपन में और घर में गालियां मिलती थी। बिल्कुल हकीकत, बिल्कुल सही है। ये भी भुक्तभोगी सत्य है है आपकी भाई हमारी साहब, बड़े तरह, भाई साहब सतीश जी, ये सत्य है, भुक्तभोगी है ये भी आपकी हमारी तरह। उस सत्य जमाने में है। इसी तरह से इसी तरह से पनिशमेंट दिया हुआ करता था। तो आदरणीय, अब आगे जी बढ़े। जी हाँ, जी तो हाँ। आप जब बैंक में थे तो वो तो एक लाइन अलग और ये लाइन अलग, वहां तो आंकड़ों पे जो है जूझना पड़ता था, और यहाँ जो है शब्दों से जूझना पड़ता है। वो मतलब अगर देसी भाषा में कहें तो वो कड़क काम था और ये मुलायम नरम काम था, मृदुल काम था। दोनों का कैसे आपने सामंजस्य बैठाया? हम आपके शब्दों को अपने शब्दों में बोल दें, वो नीरस कार्य हाँ था, ये सरस कार्य है। हाँ, ऐसा ऐसा है, और उस बिल्कुल सही है। नीरसता में, इस सरसता को बनाए रखने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो लेकिन हाँ, उससे जरा सा पहले का जिक्र कर दें। जीवन का जो ये कहें या हमारा स्वभाव था, वो विरोधी परिस्थितियों में साथ साथ चलने घूमने का रहा। हम छात्र जीवन में ये लिखते रहे, लेखन में भी 2 अलग अलग धाराएं लिखते रहे। आज बड़ा खुश होते हैं कि हमने ऐसा लिखा, तब ये लिखता था यार, लगता था कि यार लोग कहेंगे क्या पागल है, ये भी लिखता है, ये भी लिखता है। और छात्र जीवन के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय थे। छात्र राजनीति में कॉलेज के इलेक्शन लड़वाना, यूनिवर्सिटी में जाके दंगे करना, मेरठ यूनिवर्सिटी में ये सब काम भी किए। और शहर की राजनीति में भी भाग लिया, इमरजेंसी और इमरजेंसी के बाद। और इस सब के साथ साथ हमने सर्विस शुरू करने से पहले, बैंक में आने से पहले, एक और कार्य किया। एक संगठन था जिसमें हम एकमात्र अविवाहित सदस्य थे, नवयुवक थे। उन्होंने सबने मिलकर तय किया कि आदिवासी कल्याण का कुछ कार्य चल रहा था, बोले उसे तू देखेगा वहां जाके, हम सब लोग नहीं जाएंगे, तेरी जिम्मेदारी। तो प्रारंभ में तो पिताजी मान गए थे, हालांकि बाद में वो नाराज हुए, उन्हें फिर वही लगा, ये तो वहां जाके फिर हाथ से निकल गया। खैर बहरहाल, तो करीब 1.25 साल हम जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में जिला बांदा में एक जगह है मानिकपुर, मानिकपुर में हमने छोटे छोटे जंगली मतलब गांवों में, आदिवासी संथालों के गांव थे, उन गांवों में एक एक कमरे के ऐसे कुछ गांवों में हमने वो बनाए थे, कमरे बनाए थे, जिनमें हफ्ते में एक बार जाके मानिकपुर कस्बे से एक व्यक्ति 2 दिन दवा देने जाता था और 2 दिन वहां के बच्चों को इकट्ठा करके 1, 2, 3, 4 एआई पढ़ाने जाता था। वो व्यवस्था, वो प्रबंधन उस युवावस्था में वहां रह के हमने की थी। वहां ठाकुरों का जोड़ था तो थोड़ा बहुत जद्दोजहद भी करनी पड़ी थी, लेकिन सब लोगों के सहयोग से वो हो गया। और करीब 1.25 साल बाद जब हमारी बैंक की सिलेक्शन की बात आ गई, तो हम वहां से चले आए थे। एक 15 बीघे जमीन भी सब लोगों ने वहां खरीदी थी, उस पे अस्पताल बनाना शुरू हो गया था। अब पता नहीं 10-12 साल से क्या है उसका पता नहीं है, हम गए नहीं। उसके बाद बैंक में आ गए, और बैंक में आने के बाद ये कार्रवाई शुरू हो गई, तो मंचीय जो भी प्रावधान थे वो तो समाप्त हो गए। पर हाँ, दिन भर बैंक रहता था, घर आने के बाद वो वहीं छोड़ देते थे। और लेखन का कार्य हमने अपने एक परिचय में, अपनी लेखनी में, एक पुस्तक में लिखा है जो अभी आने वाली है, उसमें हमने ये शब्द भी लिखे हैं कि उन दिनों लेखन का प्रवाह मंद तो हुआ पर कुंद नहीं। कम तो हो गया, 2-4 बार में ज्यादा रश हो जाता था, 2-4 मैनुअल वर्क होते थे, तो पता लगा 2-4 दिन में कुछ लिखा गया। लेकिन हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि वो प्रवाह मंद तो हुआ, कुंद नहीं हुआ, और निरंतरता बनी रही। और हम आज भी आपके समक्ष निरंतर कुछ लिखते हुए उपस्थित हैं। जो अभी जिस पुस्तक का जिक्र कर रहे हैं उसका छोटा प्रारूप अभी आने वाला है, शायद इस महीने में हमारे पास आ जाए। ये ख्यालों के परिंदे करके है, इसमें हमने ये शब्द लिखे हैं। ये गजलों का संकलन है, इसका फाइनल शेप आ गई है, अब ये छप के जब आ जाए मुद्रण में जो समय लगे। तो प्रवाह वो निरंतर चलता रहा और व्यवधान नहीं आया, ये प्रभु की दया रही। आप सब भविष्य में मिलने वाले सभी वरिष्ठ लोगों की वो अनदेखी शुभकामनाएं रही जो हमें आपके पास ला रही थी, और हम लिखते रहे। ये हमारे साथ में एक और सशक्त हस्ताक्षर जुड़े हैं,
जो कि उत्तराखंड से राम रतन जी यादव हैं। अरे बहुत राम ही रतन जी का नमस्कार, गोरखपुर में उम्दा मिले थे, बहुत साहित्यकार हैं, अच्छे। बहुत ही उम्दा जी बहुत बढ़िया है। डॉक्टर प्रस्तुतिकर्ता भी डॉक्टर हैं। रूपचंद शास्त्री मयंक जी के साथ बहुत सफल पठन संचालन करते हैं। बहुत अच्छा, यही कर रहा हूँ मैं, संचालन भी बहुत अच्छा करते हैं, प्रस्तुतियां भी बहुत बढ़िया करते हैं और लिखते भी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा एक और इनमें एक खास बात है कि ये जिससे मिलते हैं उसको अपना बना लेते हैं। उसको अपना बना लेते हैं, ये ये एक पक्की बात। इनमें जो है विशेष बात है। और समय समय पर लोगों से, अपने मित्रों से टेलीफोन करके हालचाल भी पूछते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं। आपका बहुत जी बहुत जी। स्वागत है राम रतन जी, आपका बहुत बहुत आदरणीय धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। अगर जी चंदन सिंह अरे जी विष्ट अगर पटल पर मौजूद हैं तो कृपया अपने फोन नंबर हमें दीजिए, जिससे कि हम आपसे संपर्क कर सकें। चंदन सिंह जी विष्ट। हाँ सर, हम अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। हमारी एक बहन का अभी कमेंट्स आया था कि आपने नोटों की आंकड़ों पर शब्दों की खेती करी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ये तय सुंदर। है, शब्दों की खेती तो निरंतर होती रही। वो अलग बात है कि कभी धान उगे, कभी गेहूं उगे, कभी केवल दाल उगी, कभी केवल घास उगी, लेकिन हमने खेती करना बंद नहीं किया। लेकिन सर, नोटों की जमीन पर तो खेती बहुत लोग कम कर पाते हैं, हो गई। वो आपने सब कर प्रभु दिखाया। की दया रही। बहुत सुंदर। तो आदरणीय, अब समय धीरे 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 जो है जी हाँ, समाप्ति की तरफ आ रहा है। जी हाँ, तो जी हाँ। हम चाहेंगे कि एक 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि कोई ओज की कविता या देशभक्ति की कविता आपने लिखी हो, आपके पास हो, तो वो भी हम आपके अभी मधुर अभी वचनों से ही सुनना डॉक्टर चाहेंगे। साहब, अभी ही ये जो अमृत महोत्सव का कार्यवाही चल रही है, हाँ हाँ हाँ। इसके संदर्भ में अभी 3-4 दिन पहले ऐसे ही मन इधर से उधर हुआ। और असल में लेखन, मैं ये मानता हूं, लेखन तभी होता है जब बुद्धि विभ्रमित होती है। अपनी क्या बात। संयत बुद्धि में जब इधर उधर के संकेत आते हैं, वो संकेत लेखन करा जाते हैं, भाव कोई बात बनाते हैं और वो भाव लेखनों पे चले जाते हैं। तो हम अमृत महोत्सव के ऊपर, और ये देखिए हम इसमें डेट भी निकालें, परसों रात हमने लिखी है, कॉपी में भी है और इसमें भी डाल ली है। हम इसमें से ही सुनाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा काट छांट है, थोड़ी हाँ हाँ। अव्यवस्था है कॉपी में। हुए 75 वर्ष अनोखी भूमंडल परेशान है। हुए 75 वर्ष अनोखी भूमंडल परेशान है, और सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र विश्व का भारत देश महान है। सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र विश्व का भारत देश महान है। और धरा की, अभी नोटों पे उर्वरता की बात हो रही थी, धरा की उर्वरता की बात करें, सामान्य शब्दों से अलग धरा कितनी उर्वरक है कि इसकी धरा उर्वरक न्यारी यह भारत भूखंड है। इसकी धरा उर्वरक न्यारी यह भारत भूखंड है। सत्य अहिंसा शांति का पालक है, हर वीर प्रचंड है। सत्य अहिंसा शांति का पालक है, हर वीर प्रचंड है। और सत्याग्रहियों और शांति के दूतों का अद्भुत संगम हमारे देश में, सत्याग्रहियों और शांति के दूतों का अद्भुत संगम, मानवता की खुशहाली के लिए सभी प्रतिबद्ध हैं हम। और सनातनी संस्कृति हमारी, सनातनी संस्कृति हमारी, हमको यह अभिमान है। सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र विश्व का भारत देश महान है। और यहाँ कैसे कैसे हमारे पूर्वज हैं कि रानी झांसी वीर शिवा राणा प्रताप की परिपाटी, रानी झांसी वीर शिवा राणा प्रताप की परिपाटी, गांधी लौह पुरुष सुभाष की ऋणी देश की है माटी। गांधी लौह पुरुष सुभाष की, ये अराजनीतिक लोग हैं। मैं राजनीतिकों का एहसान नहीं मानता, मेरा अपना सोच है, मैं राजनीति में रहा हूं,
वो कहीं के भी हों, कि गांधी लौह पुरुष सुभाष की ऋणी देश की है माटी, हमने पाई है स्वतंत्रता वर्षों के संघर्षों से, और संवारा है इसको अपने श्रम से आदर्शों से, और संवारा है इसको अपने श्रम से आदर्शों से। अनगिन वीर सपूतों ने दिया, अनगिन वीर सपूतों ने दिया जीवन का बलिदान है, सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र भू हमारा भारत देश महान है। और अंतिम बंद, क्या मनाकर अमृत महोत्सव हमें यह सौगंध उठानी है। इस अमृत महोत्सव का उद्देश्य भी तो होना चाहिए हमारे मनों में, जो डिक्लेयर्ड है वो अपनी जगह है। हाँ, मनाकर अमृत महोत्सव हमें यह सौगंध उठानी है, करके नवनिर्माण आत्मनिर्भर एक शक्ति बनानी है, करके नवनिर्माण आत्मनिर्भर एक शक्ति बनानी है। और समरस हो समाज नारा है अपना सह अस्तित्व रहे, नहीं रहे वैमनस्य अजनबी कहीं विश्व बंधुत्व रहे, नहीं रहे वैमनस्य अजनबी कहीं विश्व बंधुत्व रहे। और विश्व शीर्ष पर हो स्थापित, विश्व शीर्ष पर हो स्थापित देश यही संधान है। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि विश्व शीर्ष पर हो स्थापित देश लक्ष्य संधान है, देश यही संधान है। और सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र विश्व का भारत देश महान है, हुए 75 वर्ष अनोखी भूमंडल परेशान है। देश को नमन करते हुए ये आपके सम्मुख, और इसी के साथ मैं 4 पंक्तियां देश को नमन करते हुए रखना चाहूंगा। स्वागत है सर। एक चाबी दे देता हूं। मेरे देश की मिट्टी है भभूति, मेरे देश की मिट्टी चंदन है, मेरा देश स्वर्ग से भी पवित्र, मेरे देश की मिट्टी पावन है, मेरे देश की मिट्टी चंदन है। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सतीश जी हमारी आपके रचनाओं की बहुत तारीफ कर रहे हैं और इस साक्षात्कार की बहुत तारीफ कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बराबर हमारे साथ डॉक्टर मोहन सिंह जी कुशवाहा जुड़े हुए हैं, इनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो सर आपने साहित्य की भी लंबी यात्रा की है। वैसे तो हमारे साथ सारे साहित्यकार जुड़े हुए हैं। जी हाँ। लेकिन फिर भी क्योंकि ये कार्यक्रम यूट्यूब पर भी चल रहा है और जी ये साक्षात्कार एक अमर साक्षात्कार हो गया, इसे कभी नव साहित्यकार भी सुनेंगे, तो मैं चाहता हूं कि उनके लिए आप एक संदेश दे दें कि साहित्य करने के लिए रचते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे व्यक्तिगत विचार में हम अपने बारे में हमने ये जो किया है वो ही आगे को संदेश देना चाहेंगे कि जो भी लेखन का प्रयास करे, सर्वप्रथम उसे पुराने लेखकों को, प्रतिष्ठित लेखकों को भी, सामान्य लेखकों को भी पढ़ना जरूर चाहिए। बिना पढ़े हुए हम आगे अपनी वाणी को, अपने शब्दों के प्रवाह को एक स्थापित सुर, स्थापित लय नहीं दे सकते, ये तो निश्चित बात। एक दूसरी बात ये भी है जो आजकल कम दिखाई दे रही है, कमी आने लगी है, कि हम साहित्यकारों का कर्तव्य है कि हम समाज में जागरूकता पैदा करने वाली भाषा में लिखें, लेकिन अगर सत्य विभत्स है या विद्रूप है तो हम रचनाओं में विद्रूपता और विभत्सता का वर्णन न करें, क्योंकि उससे भविष्य में आज की प्रतिष्ठा खराब होती है। हम उनको संकेतों में दे सकते हैं, एक विशेष बात ये। और तीसरी बात ये कि सिर्फ लिखने के लिए ना लिखें, ये जिद ना करें कि मैंने गीत लिखा है। मैं आज भी मैंने पुस्तक में भी लिखा है कि मैंने अपने भावों के प्रवाह लिखे हैं। ये निर्णय करना पढ़ने वालों का, पाठकों का और साहित्य मर्मज्ञों का, आपका, सतीश जी का, कुशवाहा जी का है कि वो ये कहें कि जो तूने लिखा है ये गीत है या गजल है या कविता है।
मैं जिद नहीं करता, तो यही कहूंगा कि उन्हें अपने लिखे की जिद नहीं करनी चाहिए और शब्दों का जितना भंडार इकट्ठा कर सकते हैं उतना लेखन बहुत अच्छा, बहुत सुघड़ होता चला जाएगा। ये तो बहुत सारी बातें हैं, पर ये 2-3 बातें विशेषता से ध्यान रखें तो मैं समझता हूं लेखन, बहुत अच्छा लेखन हमें भविष्य में मिलेगा। और अभी भी हैं बहुत लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। हम अभी एक कवि सम्मेलन में मेरठ थे, तो वहां हम देख के आए हैं, बहुत अच्छा सुनाने वाले, लिखने वाले लोग, बच्चे अभी हैं। यही हम तो समझते हैं कि हमारे विचार में, और बाकी तो आप सब बड़े लोग बताएंगे और क्या होना चाहिए। तो मित्रों, ये थे आज हमारे साथ में आदरणीय प्रदीप जी मिश्र, जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा के बारे में भी बताया। और मैंने जैसा कहा था कि हम वो बात भी इनसे निकलाएंगे जो इन्होंने अब तक छिपा कर रखी है, वो भी सामने आई। इनके गीत भी सुने, गीत कम सुने और बातें ज्यादा करी, जानकारी ज्यादा ली। आदरणीय ने हमारे इस पटल के लिए, इस स्टूडियो के लिए अपना कीमती समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आपका आभार है। मन तो नहीं कर रहा है कि कार्यक्रम को समाप्त किया जाए, लेकिन समय की अपनी मजबूरियां होती हैं, समय का अनुपालन आवश्यक है। अनुशासन ही सबसे बड़ी जो है सफलता की कुंजी हुआ करती है। अगर अनुशासन नहीं है तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे साक्षात्कार का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अनुशासन अनिवार्य होता है। तो फिर कभी मिलेंगे इसी पटल पर या किसी अन्य पटल पर। अंत में मैं चाहूंगा आप लोगों के आशीर्वाद रहेंगे, शुभकामनाएं रहेंगी, तो मुलाकात होती रहेंगी। मैं चाहूंगा कि आप अपनी 4 लाइनों से इस कार्यक्रम का पटाक्षेप करें, विदा लें। तो डॉक्टर साहब, एक आजकल बहुत जिक्र होता है, भाषा के बारे में जिक्र होता है, और हिंदी भाषा के लिए हम सब लोग खंबा उठाए तैयार रहते हैं। निश्चित रूप से हम भी उनमें हैं। अभी भी एक आयोजन 2 अक्टूबर को उपवास के लिए तैयारी कर रहे हैं, परमिशन मिल जाए राजघाट पे बैठने की। तो हिंदी के लिए बात हम सशक्त हैं कि हम उसके लिए उसको राजभाषा, राष्ट्रभाषा दोनों रूप में स्थापित करें। लेकिन उसके साथ एक बात हमने अपने शब्दों में कही है, और हम समझते हैं आपके सामने रख रहे हैं 4 पंक्तियों में सभी मनीषियों के सामने, कि मातृभाषा का मान कीजिए आहुति होगी। हिंदी को प्रमुखता देने के साथ साथ हमें यह संदेश देना चाहिए कि मातृभाषाओं के साथ हिंदी को हम संभालें, केवल हिंदी को न संभालें, क्योंकि हमारे राष्ट्र में हर संभाग में हर 15 किलोमीटर पे भाषा परिवर्तन हो जाता है। देवनागरी लिपि नहीं, लेकिन भाषा परिवर्तन है। तो मातृभाषा का मान कीजिए आहुति होगी, अपनी भाषा का ज्ञान रखिए, सद्गति होगी, और साथ में राष्ट्र की भाषा को मान देंगे तो, साथ में राष्ट्र की भाषा को मान देंगे तो विश्व में अपनी प्रतिष्ठा की उन्नति होगी, विश्व में अपनी प्रतिष्ठा की उन्नति होगी। मातृभाषा के साथ हिंदी भाषा को सम्मान देते चलें, दोनों को लेके चलेंगे तो हिंदी का विकास ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा हमारा सोचना है। बस ये पंक्तियां हैं, ये संदेश हैं 4 आप पंक्तियों में। ये था हमारा कार्यक्रम। हमारे बुजुर्ग जब हम खाना खाने बैठते तो कहा करते थे कि प्रथम ग्रास जो है मीठे का होना चाहिए और अंतिम ग्रास भी मीठे का होना चाहिए, जिससे कि मीठे की डकारें आती रही और मीठे का ही जो है स्वाद बना रहे। तो इस कार्यक्रम में भी हमने अंत में जो है इनकी 4 लाइनें मीठे के तौर पर सुनी है, मिष्टान के तौर पर सुनी है, और ये मिठास दिनों दिन तक बना रहेगा, महीनों तक बना रहेगा। नमस्कार, विदा, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय भारत, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। नमस्कार।